हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ा है वो किसी से छुपा नहीं है और लगातार दिन पर दिन कोरोना का खतरा लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। बात सिरसा की करें तो सिरसा के बड़ागुढ़ा में कोरोना संक्रमित 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक सांस फूलने और दिल की बीमारी से पीड़ित था। 29 अगस्त को मरीज नागरिक अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। सांस फूलने और हृदय रोग से पीड़ित होने के चलते उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने कहा कि कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आज सिरसा में 19 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं झज्जर जिले में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 90% से गिरकर 85% हो चुका है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 2.2% हो चुका है। और अब लगातार, क्योंकि सोमवार को बहादुरगढ़ के एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों का भी इस दौरान टेस्ट करवाया गया, जिसमें एसडीएम ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रताप ने बताया कि एसडीएम ऑफिस के 64 कर्मचारियों में 33 का टेस्ट किया गया, जिसमें एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया। वहीं एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने भी खुद आगे आकर अपना टेस्ट करवाया। उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सरकार की हिदायतों के अनुसार जो है सभी एसडीएम कार्यालय के सभी कर्मचारियों का 64 कर्मचारी जो यहाँ पर है उनको निर्देश दिए गए थे कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, जिसमें से 33 का जो है टेस्ट हो चुका है। सिर्फ एक कर्मचारी जो है हमारा पॉजिटिव आया है, बाकी 32 कर्मचारी जो है नेगेटिव है। एहतियातन के तौर पे उससे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जो है क्वारंटीन कर रहे हैं और आगे ये स्प्रेड ना हो इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हाँ, देखिए थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, लोग थोड़े से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब बार बार जो है अलग अलग माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से है या अन्य माध्यम से है, हम इस लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप असावधानी जो है वो ना बरतें और अपने लोगों से दूरी बना के रखें, एक जगह पर एकत्र ना हो, इकट्ठे ना हो, ताकि इसका संक्रमण फैले। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ जनता महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में अब लोगों की जेब पर एक बार फिर से इसका असर पड़ने वाला है। एनएचएआई ने नए नियम के मुताबिक अब आपको दिल्ली जाना महंगा पड़ सकता है। कैसे, आगे आप देखिए। पहले आई कोरोना महामारी, फिर महंगाई ने बाजी मारी। सब्जियों के दामों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पेट्रोल डीजल के दामों ने उड़ाए होश। अब टोल पार करना भी पड़ेगा भारी। कहां जाए जनता बेचारी। कोरोना महामारी ने सभी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में अब सरकार के नए नए फरमान से जनता पस्त होती नजर आ रही है। जहां लॉकडाउन ने लोगों को घर पर बिठा दिया, वहीं अब बढ़ती महंगाई ने लोगों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। पहले सब्जियां, फिर पेट्रोल डीजल और अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी लगातार लोगों की जेब ढीली कर रही है। अब वाहन चालकों को आगरा से दिल्ली की तरफ बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने पर टोल टैक्स के नए दाम चुकाने होंगे। चालकों को 31 अगस्त की रात से बढ़ा टोल टैक्स देना पड़ेगा। कार, वैन और जीप चालकों को 1 रुपया अधिक टोल देना पड़ेगा। इस टोल का असर रोज करीब 50,000 वाहन चालकों पर पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। फरीदाबाद बदरपुर टोल पर 1 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। हम इस वक्त बदरपुर टोल पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा
कि ये बदरपुर टोल है, जिस तरीके से 1 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, जो लोग हैं दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं उन लोगों पर कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है। पर कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें, कोरोना को लेकर उसका लॉकडाउन की बात करें, उसके बाद से जिस तरीके से सरकार ने 1 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है। साफ तौर पर लोग इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और जो लोग दिन में 4 से 5 बार इस टोल से गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं 1-1 रुपए के हिसाब से 5 रुपए पे करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नाराजगी के बाद क्या सरकार इस फैसले को वापस लेती है या फिर ये फैसला यूं ही बरकरार रहता है। दिल्ली जाना 1 सितंबर से महंगा। 1 सितंबर से 1 रुपया बढ़ेगा टोल टैक्स। आगरा से दिल्ली की तरफ जाने वालों को देना होगा बढ़ा हुआ टोल। कार, वैन और जीप चालकों को 1 रुपया अधिक देना होगा टोल। मंथली पास में 13 से 39 रुपए तक की बढ़ोतरी। 31 अगस्त की आधी रात से बढ़ा टोल टैक्स देना पड़ेगा। रोज करीब 50,000 वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। फरीदाबाद पलवल से रोज 50,000 से ज्यादा वाहन आते जाते हैं दिल्ली। कार के सिंगल ट्रिप के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं। मल्टीपल यूज में 1 रुपए की बढ़ोतरी। फरीदाबाद औद्योगिक शहर होने से फरीदाबाद से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर से फरीदाबाद रोज लाखों की संख्या में लोग आते जाते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते रोज करीब 50,000 वाहनों का आना जाना होता है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी और अलग अलग कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। यानी कि इस बढ़ते टोल टैक्स का सामना करीब 50,000 वाहनों को करना होगा। एक तरफ जहां लॉकडाउन के बाद लोगों के कामकाज बंद हैं, वहीं अब टोल टैक्स में बढ़ोतरी कहीं न कहीं लोगों पर महंगाई का एक और वार साबित हो सकती है। कोरोना संकट के बीच सरकार को महंगाई की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा न्यूज के लिए राजा पटेल की रिपोर्ट। और वहीं फरीदाबाद के बीके अस्पताल में कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों को बीते 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसके बाद आज उन्होंने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये सभी कर्मचारी सिविल अस्पताल में ठेका प्रथा के तहत काम करते हैं और इस प्रदर्शन में सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड समेत तमाम कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उन्हें खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंचों को राइट टू रिकॉल करने के कानून पास होने के बाद प्रदेश सरकार निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी इसे लागू कर सकती है। ये जानकारी प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में दी। राइट टू रिकॉल को लेकर भले ही एक्ट जो है बिल विधानसभा में पास ना हुआ हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति इससे गर्मा गई है और जो एमएलएज और एमपीज को भी रिकॉल करने की बात जो है विपक्षी दल उठाने लगे हैं। ये पावर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या नहीं है। इसके अलावा एसवाईएल की मीटिंग का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, क्या हशर हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर हम हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से बात करेंगे। महाजन साहब इस समय हमारे साथ हैं। महाजन साहब ये बताएं कि राइट टू रिकॉल को लेकर जो बवाल मचा है, एक तो ये बताएं कि क्या ये जो एमएलए और एमपीज की जो शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट के पास है राइट टू रिकॉल करने की? नहीं, ऐसा है अभी जो एमएलए और एमपी है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नीचे इलेक्ट होते हैं। वो एक सेंट्रल एक्ट है पार्लियामेंट का पास किया हुआ, और उस एक्ट में कोई अमेंडमेंट करके कोई रिकॉल की कोई प्रोविजन ऐड की जानी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। और जो स्थिति हम रिकॉल की बात हमारे प्रांत में चल रही है, सरपंचों के बारे में भी शुरू होने जैसे बातचीत चली है, तो जहाँ तक तो पंच और सरपंचों की बात है या म्युनिसिपल काउंसलर की बात है, मेयर है, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट है, वो स्टेट एक्ट के नीचे होते हैं। और स्टेट में जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा का हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट है, उसमें स्टेट की पावर है, स्टेट कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकती है। तो इसलिए पंचायत सरपंचों के लेवल पर अभी सरकार सोच रही है अभी इस तरह की प्रोविजन आनी चाहिए। तो सरकार जो है सिर्फ
अपने प्रांत में कैसी स्थिति हो क्या हो वही कर सकती है। राइट टू जो रिकॉल की बात भी प्रदेश सरकार कर रही है सरपंचों के लिए, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, क्या सोच है? यही सोच है क्योंकि पंच और सरपंच जो है वो लोकल गांवों के रिप्रेजेंटेटिव होती है, लिमिटेड आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने गांव में, और हर कोई वो गांव की समस्या भी जानते हैं, गांव के लोग भी उनको जानते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। तो इसलिए था भी ऐसी स्थिति जो है गांवों में तो शुरू करी जाए, जहाँ के डायरेक्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव है, डेली उनके साथ बैठना उठना है उन लोगों का, उनकी वर्किंग ध्यान में है सारे लोगों के, गांव के लोगों में। तो यदि कोई उन्होंने इलेक्ट कर दिया तो ये नहीं होना चाहिए ये एक बार इलेक्ट कर दिया है तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता, या बस उनका 5 साल का राइट एस्टेब्लिश हो गया। जिन लोगों को चुन के भेजने की पावर है तो उनको वापस भी बुलाने की पावर होनी चाहिए यदि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा। तो ये मेरा इससे हटके एक सवाल है SYL को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिग्री है हरियाणा के हक में की है, और लेकिन जो बातचीत का दौर है किसी भी तरह से सिरे नहीं चढ़ रहा। पंजाब किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिलहाल तक मानता हुआ नहीं दिख रहा। अब ये बताएं कि कानूनी दृष्टि से हरियाणा का क्या अगला कदम रहेगा? अगली डेट पे यही है, अभी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं कि अल्टीमेटली कोशिश की गई है, शायद रास्ता पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास भी सिर्फ लिमिटेड एक्सिक्यूशन ऑफ द डिग्री का क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पावरें एक्सरसाइज करते हुए उस डिग्री को एक्सिक्यूट करवाए, और हरियाणा के हित में जो जजमेंट ऑलरेडी इतनी देर से हुई है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इमीडिएटली एक्शन ले। तो आपने सुना कि MLA और MPs को रिकॉल करने का जो अधिकार है, जो कानून बनेगा वो केंद्र के पास है। स्टेट के पास जो है पंचायतों का, यानी कि सरपंचों का, मेयर्स का या काउंसिलर्स का या पालिका प्रधानों को जो है, आप जानते हैं कि इससे पहले जो है पंचायतों के लिए क्वालिफिकेशन तय भी हरियाणा ने की थी, एक बोल्ड स्टेप था। इसी तरह से रिकॉल की बात की जा रही है, और SYL के मामले में अब प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में कहने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करने जा रही है कि वो अपनी जो डिग्री है, जो फैसला है, उसे खुद ही लागू करवाए, क्योंकि बातचीत के सारे दौर फेल हो चुके हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा सिंचाई विभाग विश्राम गृह पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का वो हल्का पिहोवा की जनता की ओर से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष चुनावों के समय भी पिहोवा में प्रभारी के तौर पर हल्के में काम कर चुके हैं, जिनका काम सराहनीय है। नए जिलाध्यक्ष का हमारे पिहोवा मंडल, इस्माइलाबाद मंडल और बाकी मंडल के तीनों अध्यक्ष भी साथ हैं। तो नए जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं सैनी साहब, मैं अपने पूरे पिहोवा की तरफ से, पिहोवा विधानसभा की तरफ से, पिहोवा के सारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। और ये हमारे पिहोवा के इलेक्शनों में प्रभारी भी थे विधानसभा की, और इन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है और पिहोवा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है, वैसे ही ये मैं इनको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि पिहोवा की तरफ नज़र रखें और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएं। और वहीं गोहाना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। जानकारी दें कि गोहाना निवासी नरेंद्र की पत्नी ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। वहीं एक जानकार के जरिए आरोपी विकास ने नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए नरेंद्र से मांगे। बाद में लिस्ट में नाम नहीं आने पर पीड़ित पक्ष ने आरोपी से रुपए वापस करने को कहा तो उसने रुपए देने से मना कर दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने विकास और अन्य 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मामला ये है कि नरेंद्र जो कंप्लेनेंट है उसने विकास के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है। विकास पुत्र राम कुमार, ये छिछड़ाना गांव का रहने वाला है। इसने ये कंप्लेंट में एलिगेशन लगाए हैं कि मेरी पत्नी को क्लर्क की नौकरी लगाने के एवज में इसने मेरे से 8 लाख रुपए पैसे लेने बाबत, नौकरी लगवाने बाबत पैसे लिए हैं, जिस पे हमने ये FIR दर्ज किया।
वहीं करनाल जिला जेल में 10 साल से सजा काट रहे एक कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी ने दीवार में सिर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची और कैदी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि कैदी गुरपिंदर सिंह एनडीपीएस के तहत दर्ज मामले में पिछले 10 साल से जेल में कैद है। जेल सुप्रिंटेंडेंट से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी है गुरपिंदर सिंह सन ऑफ सेवा सिंह शिव कॉलोनी का है, जो पिछले साल मुकदमे में एनडीपीएस मुकदमे में बंद था और सजा याफ्ता है। तो उसने अपना सिर दीवार में मार के घायल कर लिया, अपने आत्महत्या करने को कोशिश की। तो हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त होती है, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। तो अब क्या वहीं सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली ने टोहाना के गांव कमालवाला में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जहां सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। टोहाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया और उन्हें पगड़ी, स्मृति चिन्ह और बुके भेंट कर सम्मान दिया। इस मौके पर उप मंडलाधीश नवीन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। के जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन है और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से थोड़ा सा मिलने जुलने का भी था कि बहुत दिन हो गए कि कोविड में सब अपने आप को सभी संभाल के रखे हुए कि नहीं, सब लोग जो है वो मास्क लगा के और सब तरीके से जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा ये था क्योंकि मैं जब से सांसद बनी हूँ उसके बाद से टोहाना के लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, तो एक ये बहाना भी हो गया है कि विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके साथ साथ सबसे मिलना जुलना। वहीं गोहाना के तिहाड़ मलिक गांव के ग्रामीणों ने गांव के डाक कर्मचारी पर उनको मिलने वाली बुढ़ापा और विकलांग पेंशन में गबन करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि डाक कर्मचारी गांव के सभी बुजुर्गों की पासबुक अपने पास रखे हुए है, जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है। उसने जुलाई महीने की अगस्त में दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन का भुगतान नहीं किया और पासबुक में हाथ से भुगतान की एंट्री कर दी। ग्रामीण इस मामले की शिकायत लेकर गोहाना के एसडीएम ऑफिस में पहुंचे, जहां साहब मीटिंग में गए होने की वजह से ग्रामीणों से मिल नहीं सके। वहीं जुलाना में बिजली निगम के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जींद डिवीजन और जुलाना डिवीजन के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई, जो कार्रवाई में जुट चुकी हैं। टीम ने क्षेत्र में 113 लोगों को बिजली चोरी करते पाया गया, जिन पर विभाग ने 13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। साथ ही 40 लोगों से रिकवरी भी की है, तो वहीं बाकी के लोगों से रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुट चुके हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।